अभी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं आईटीआर भरने के लिए। फॉर्म 16 आपके पास पहुँच गया होगा, जिसका नहीं पहुँचा है वो वेट करें, जल्दबाजी ना करें। फॉर्म 26 एएस आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो बताऊँगा कहाँ से मिलता है। एआईएस और टीआईएस ये दोनों भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये बहुत आसानी से आप ढूँढ सकते हैं दोनों चीज़ें। पे स्लिप्स की डिटेल इसके बारे में भी ज़रूर बात करूँगा। कोई अदर इनकम आपकी कहीं और दूसरी कमाई हो रही हो तो उसका डिटेल, और आपने कुछ लास्ट ईयर में जितना भी सेविंग्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है या पैसा जहाँ भी खर्च किया है, उसका डिटेल। ब्रॉडली एक बार देखेंगे कि फॉर्म 16 के सारे पेज कहने का मतलब है कि ये पहला पेज है किसी आर्मी एम्प्लॉय का। फॉर्म 16 है, यहाँ पर इनकी ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है और लास्ट में इनका टैक्स डिडक्टेड लिखा हुआ है 44,938। इसका एक पेज और होता है लास्ट पेज। अगर डिफेंस एम्प्लॉय यानी आर्मी के बारे में बात करूँ तो लास्ट में एक पेज दिया होता है जिसमें इनके एरियर का डिटेल दिया होता है, यानी कि ये जो 48,532 रुपया है ये 2023-24 का इस साल में इनको मिला हुआ है, और जो बैलेंस 958 जो है वो इनकी इस साल की सैलरी है। दोनों मिला के ये 10,07,000 बन रही है। अभी देखिए दूसरी चीज़ थी फॉर्म 26 एएस, ये आपको पोर्टल में मिलेगी। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा पोर्टल से कैसे आपने इसको डिटेल को लेना है। यहाँ पर आपने चेक करना है कि जो सैलरी आपकी फॉर्म 16 में थी क्या वही सैलरी यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ और चीज़ें भी इसमें जुड़ के दिखाई गई होती हैं। जैसे ये जो मेरी चीज़ें हैं, ये एफडी का कुछ इंटरेस्ट है, ये 3 एफडी का इंटरेस्ट है। लगभग तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये 1,18,881 होता है। तो ये मेरी सैलरी के साथ साथ अब ये भी मेरी सैलरी है, ये भी मेरी इनकम है, इसलिए ये भी जुड़ने वाला है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी कहीं और से भी अर्निंग हो रही है जिसका पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है, तो इसलिए आपको इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम अपना एआईएस और टीआईएस देखेंगे। देखो दोनों एक ही पोर्टल के अंदर मिलते हैं। टीआईएस में आपको एक समरी टाइप में मिलता है कि सैलरी आपकी 10,07,000 है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इतना है, और टोटल डिपॉजिट यानी कि एफडी से जो एमओडी मॉड बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो ये है। अब आप देखेंगे कि 26 एएस में भी एक चीज़ नहीं थी और वो थी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपको अपना टीआईएस और एआईएस चेक करना। इसी में आगे एआईएस भी होता है जिसमें इन सारी चीज़ों को एलोबरेट करके यानी कि विस्तार में बताया गया होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस किसी अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको 11 एंट्रीज मिलेंगी। हर महीने के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी है वो सब दिखाई देगा, कितना क्रेडिट हुआ था, और ये वापस इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो वही 1,18 का अमाउंट बनेगा। टीआईएस में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है सेविंग बैंक का अकाउंट। तो ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। अभी आपको ये भी बता दूं कि एआईएस के अंदर और भी कुछ कॉलम होते हैं, जैसे ये सारे कॉलम जो ऊपर हैं इनमें से मैंने एक खोल के दिखा रखा है रिफंड। लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने फाइल किया था उसका जो आपको रिफंड आया था वो रिफंड यहाँ पर दिखाई देता है, वो भी आपने कंसीडर करना है। अब दिक्कत ये होती है कि कई सारे लोगों के साथ उनकी ग्रॉस सैलरी में मिसमैच रहता है, यानी कि इन तीनों में उनकी ग्रॉस सैलरी अलग अलग होती है। एआईएस में, फॉर्म 26 एएस में और फॉर्म 16 में सैलरी अलग अलग है। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या रहती है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सी जो ग्रॉस सैलरी है इन तीनों में से कौन सी ग्रॉस सैलरी हमारी सही है। और अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी ग्रॉस सैलरी जिसमें सही है, जिसमें गलत है, उसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन लॉन्च कर देनी है, और उसके बाद आपने वेट करना है जब तक कि आपकी वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती है और आपका जो भी जिसमें कमियां हैं वो दूर नहीं हो जाती, डिपार्टमेंट उनको करेक्ट नहीं कर लेता है। देखिए पता कैसे चलेगा कि किस में आपकी ग्रॉस सैलरी सही है, उसको चेक करने का जो सही जो तरीका है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, पर आपको वीडियो का वो थंबनेल भी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद भी मैं यहाँ पर एक हाईलाइट उसकी बता रहा हूँ कि किस तरह से चेक किया जाता है। देखिए ये पे स्लिप है किसी डिफेंस एम्प्लॉय की, इनका यहाँ पर जो सैलरी का ब्यौरा दिया हुआ है, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर उनका डिटेल दोबारा से लिखा रहता है कि बैंड पे कितना है, ग्रेड पे कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट आई होती है, जैसे उनको ये दीपावली का बोनस मिला है, कोर्स का एनआरए डीए, एनआरए यानी कि राशन अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो उनको मिल रही हैं वो यहाँ पर लिखी रहती हैं। अब जब हम देखते हैं कि सैलरी जो हमारी होती है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि टैक्सेबल जिसमें टैक्स पड़ता है, पूरा टैक्स पड़ता है, नॉन टैक्सेबल जो टैक्स फ्री होता है, और तीसरा पार्सली टैक्सेबल जिसमें कुछ हिस्से पर टैक्स लगता है, कुछ पे नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं कि हमारी सैलरी में बेसिक पे, एक्स पे, एमएस पे, टीपीटीएल, ये सारी जो रेड में दिखाई गई हैं ये सारी चीज़ें फुली टैक्सेबल हैं, इनमें कोई भी छूट नहीं है, आपको टैक्स देना ही देना है। उसके बाद जो ये ग्रीन में दिखा रखी हैं जितनी भी सारी चीज़ें मैंने, इनमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स फ्री होता है।
और उसके बाद जो ब्लू दिखा रखी हैं यानी कि मैक्सिमम जो हमारे अलाउंसेस होते हैं वो पार्शियली टैक्सेबल होते हैं। कई सारे डिफेंस एम्प्लॉय गलती ये करते हैं कि वो अपना पूरा जितना भी उनको अलाउंस मिला हुआ है दलील ये देते हैं कि हम लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में काम करते हैं, इसलिए हमारा पूरा जो टैक्स है उसको हम पूरा का पूरा उसमें एग्जेम्पशंस के कॉलम में दिखा देते हैं और लिख देते हैं एनी अदर के अंदर लिख देंगे कि अलाउंस रिसीव एनीथिंग जो भी है। वो गलत है। आपको जिस अलाउंस के अगेंस्ट जितना माफ़ है उतना ही आप माफ़ के कॉलम में टैक्स फ्री के कॉलम में लिखेंगे। अदरवाइज द बैलेंस अमाउंट शुड बी एडेड विथ दीज रेड पोर्शन, यहाँ पर उसको जोड़ना चाहिए। इसी टेबल को मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से इस रूप में लिख लेता हूँ पढ़े हुए में। यहाँ पर मैं मार्च 2024 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मार्च के महीने में मेरी सैलरी इस तरह से थी। ग्रीन रेड वाले सभी मेरे यहाँ से मैं उठा के लिख रहा हूँ, ये जो पे स्लिप है इसी में से मैंने उठा के यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले हैं ये भी मैंने लिख लिए हैं। और उसके बाद ये CA मुझे मिला नहीं है। अगर ब्लू वाला, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस पे स्लिप को देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी NRA, जो जनवरी से फरवरी तक का मिला हुआ है, जनवरी 24 से फरवरी 24। आपको पता है अगर मैं मार्च से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका भी रीज़न बताऊँगा आपको। तो ये पिछले साल का NRA है जो मुझे इस साल में आके मिला है, यानी कि ये एरियर है NRA का। अब मैं इसको यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी एलिमेंट लिखा हुआ है। मैं इसको एरियर ऑफ वेरियस आइटम करके यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से NRA इधर। यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएंगी, यानी जिस जिस चीज़ का मुझे एरियर मिलता जाएगा मैं यहाँ लिखता चला जाऊँगा। अब इस तरह की टेबल बनाने का उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनको अपने एरियर का फ़ायदा उठाना है। एरियर के लिए उनको फॉर्म 10 ही भरना है और पुराने पिछले सालों का एरियर सेटअप करना है। उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, देखिए यहाँ पर थंबनेल आपको दिख जाएगा, इस थंबनेल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लास्ट में इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डालूंगा। प्लेलिस्ट ओपन करते ही आपको ये सारी की सारी वीडियोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी। अब इस टेबल को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। ये मेरी मार्च के महीने की सारी सैलरीज को मैंने यहाँ पर जोड़ा है। अगर पे स्लिप से मैच करूँगा तो यही अमाउंट वहाँ पर भी है। इसके बाद आप देखिए जो ग्रीन वाले थे, मैंने बताया था कि इनमें कोई टैक्स नहीं पड़ता है, तो मैंने उनको जोड़ के यहाँ पर लिख लिया है, यानी कि ये नॉन टैक्सेबल एलिमेंट हो गए। अब टोटल सैलरी में से नॉन टैक्सेबल वाले को घटाऊंगा तो बचेगा 75,186। सिर्फ इतने ही अमाउंट पर मुझे टैक्स पड़ना चाहिए, ना कि 79,000 पर। 4,600 रुपये पर मुझे टैक्स में छूट मिल चुकी है। यहाँ पर हर महीने का जैसे जैसे यहाँ पर मेरा टैक्सेबल एलिमेंट हर महीने का आता जाएगा और यहाँ पर जुड़ता हुआ चला जाएगा कि हर महीने के बाद कितनी सैलरी आपके टैक्स के दायरे में आ जाती है। और ये जो ये वाला कॉलम है ये आता है पे स्लिप के लास्ट सबसे नीचे जो लाइन लिखी रहती है इससे। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये चीज़ ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर रुक जाइए, टोटल सैलरी पर मंथ, यहाँ पर आप रुक जाइए, इसका आप ब्यौरा बना लीजिए। अदरवाइज मैक्सिमम पैरामिलिट्रीज़ का मैंने फॉर्म 16 देखा हुआ है, उनके पास पहले से ही डिपार्टमेंट खुद ही ये टेबल बना के दे देता है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो अमाउंट यहाँ पर है वही अमाउंट हमने MSP जो एज पर मंथली पे स्लिप लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर ये दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, यानी कि आपकी ये जितनी भी कैलकुलेशन है जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं आप सही कॉलम पर भर रहे हैं, इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे अपने 12 महीने का डिटेल यहाँ पर बना लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लास्ट में पता चलेगा कि जो चीज़ें आप इस पे स्लिप से निकाल रहे हो वो इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आपको ये पता चला कि आपको पूरे साल में सैलरी मिली 10,73,122, यानी कि 10,73,000। लेकिन आपके टैक्स के लिए जो डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म 16 लिखा बनाया है उसमें सिर्फ इतना ही अमाउंट लिया हुआ है फॉर्म 16 में, यानी कि आपका 66,000 पे उन्होंने टैक्स लिया ही नहीं है, पहले ही इस अमाउंट को छोड़ दिया है। अब ये 66 किस चीज़ का था? इन ग्रीन पोर्शंस का 66 था। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ड्रेस अलाउंस है, और ड्रेस अलाउंस में मुझे अगर 12,500 और 1250 ये अमाउंट अगर ड्रेस अलाउंस का मिला है, तो जब मेरा फॉर्म 16 बना है तो मेरे डिपार्टमेंट ने उस ड्रेस अलाउंस को पहले ही हटा दिया है, उसमें कोई टैक्स काटा ही नहीं है। अब ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वापस फॉर्म 16 से तो ग्रॉस सैलरी उठाएंगे, लेकिन दोबारा से इसका एग्जेम्पशंस वहाँ पर दिखाएंगे कि ड्रेस अलाउंस में 10,000 रुपये, 12,000, 20,000 रुपये दोबारा से दिखाएंगे। राशन अलाउंस मिला हुआ है, राशन मनी मिली है, नॉन राशन अलाउंस यानी कि राशन के अगेंस्ट जो पैसा मिलता है, अगर आप मैस में नहीं हैं, अगर आप पैसा ले रहे हैं उसका, तो उसका ये सब मिला के अगर मेरा 40,000 रुपया बन रहा है तो लोग क्या करेंगे, इस 40,000 रुपये भी छूट लेंगे, जबकि ये छूट पहले ही गवर्नमेंट ने आपको दे दी है। तो इस टेबल से आपको ये फ़ायदा होगा, ये पता चलेगा कि क्या आपके फॉर्म 16 में
पहले से ही ये चीज़ें हटा दी गई थी, आप दोबारा से तो कहीं उनकी छूट नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो ये गलत है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म 16 है वो आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका फॉर्म 16, आपका 26 एएस और एआईएस, ये सारे एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं। यानी आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है सब में सिमिलरिटी है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है। आपको यहाँ से पता चल गया कि सही क्या होना चाहिए। देखिए आपका सही होना चाहिए था, ये जो रेड वाला है ये वाला सही होना चाहिए। अगर ये सही है, ये आ रहा है लेकिन फॉर्म 16 में गलत है तो उसकी कंप्लेन करेंगे। अगर एआईएस में गलत है तो उसका कंप्लेन मैं ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। अभी आप देखिए एनी अदर इनकम, अगर आपको कहीं बैंक से कोई सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, जैसा मेरा 26 एआईएस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मुझे डिटेल चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो आपको बैंक से पता करना है। आईटीआर रिफंड पिछले साल का, उसका आपको पता होना चाहिए। मोड बैलेंस का इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको एआईएस में अपडेट हो चुकी होती हैं, नहीं है तो आपको पता करनी है। डिविडेंड इनकम और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पेन नंबर के अगेंस्ट कुछ इनकम हो रही हो। आपने कहीं पर रेंट में मकान दे रखा है, कुछ आपने प्रॉपर्टी बेची खरीदी है, कुछ भी चीज़ें अगर हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपके पेन नंबर से जुड़े हुए कितने ही अकाउंट हो सकते हैं, 10-12 अकाउंट भी आपके पास हो सकते हैं, लेकिन पेन नंबर एक ही होगा। तो जिस पेन नंबर के अगेंस्ट वो इनकम हो रही है वो आपने यहाँ पर ज़रूर दिखानी है। पिछले साल में आपने जितने भी एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे आपने कोई होम लोन लिया है या इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ख़रीदी है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है या इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन लिया है या हॉस्टल फी लिया, इस तरह से कहीं भी आपने पैसा खर्च किया हो पिछले साल का पैसा, उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए कि कहाँ खर्च किया है। इन्हीं से आपकी छूट बनती है। देखिए जितना आपके पास ये ज़्यादा होगा, सेविंग्स ज़्यादा होंगी, उतना ही आपको फ़ायदा होगा ओल्ड टैक्स रेजीम से आईटीआर फाइल करने में। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजीम की तरफ मत जाइए। इसीलिए जो पहला मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं न्यू टैक्स रेजीम से आईटीआर भरने के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटीआर फिलिंग के लिए हम गूगल पे चले जाएंगे, www.incometax.gov.in लिखकर सर्च करेंगे। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनको मोबाइल में आसानी रहती है काम करना, ये वीडियो वो ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। इसके बाद इस सेम वीडियो में एक मोबाइल पे भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने मोबाइल के आइकन को ऑपरेट करना है। आइकन सेम होते हैं, सिर्फ मोबाइल में जो यहाँ पर एक बार बन जाता है उससे नीचे ड्रॉप डाउन में वो सारे आइकन सेम टू सेम खुलेंगे। प्रोसेस पूरा एक जैसा है। यहाँ पर आप अपना पेन नंबर लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही सबसे पहले ई फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न वाले पे आगे बढ़ के यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एएस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2025-26 और यहाँ से HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड करेंगे। तो इसके नीचे स्क्रॉल करते ही आपको आपका फॉर्म 26 एएस दिखाई देगा। वापस पोर्टल पे आ जाएंगे और आपको एआईएस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन और एआईएस लिखा हुआ दिखेगा, एआईएस पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, टीआईएस और एआईएस। इन दोनों पे क्लिक करते ही आपका एआईएस और टीआईएस दोनों ओपन हो जाएंगे। ये आपका टीआईएस खुल गया है और आप वापस जाके एआईएस पे क्लिक करेंगे तो एआईएस ओपन हो जाएगा। देखिए जब आप अपना एआईएस चेक कर रहे होंगे तो मैंने कहा था कि अगर आपका एआईएस पे कुछ मिस्टेक है, आपको उसे फीडबैक सबमिट करना है या फिर कंप्लेन करना है, तो आपको करना ये होगा कि आप किसी भी जो आपको जो सैलरी है ये आपकी अगर गलत है, ग्रॉस सैलरी 10,07,902 ये गलत है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी 12 महीने की जो सैलरी है वो आपको नीचे दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज पूरी आपकी जो इनकम है वो दिखाई दे रही है कि किस महीने में आपकी कितनी क्रेडिट हुई थी। अगर इनमें आपको कोई भी जो फिगर्स हैं वो गलत या मिसमैच मिल रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर बल्क फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो सैलरी आपकी जो मिसमैच है उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू करके सबमिट कर देना है। देखिए इस तरह से आपको वो एक सेपरेट पेज पे दिखाई देंगे और यहाँ पर फीडबैक आपने टाइप करना है। वैसे तो यहाँ पर प्री फील्ड फीडबैक आते हैं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या करेक्टेड नहीं है, या इनकम नॉट टैक्सेबल थी, उसमें टैक्स कट गया है। जो भी इनमें से आपके लिए रिलेवेंट होंगे उन सबको आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद वेट करेंगे जब तक आपका ये डिटेल पोर्टल पे अपडेट नहीं हो जाता है। वापस अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना आईटीआर भरना शुरू करेंगे। सेलेक्ट करेंगे करंट असेसमेंट ईयर 2025-26
और ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। देखिए अगर आप पहले से कोई ITR भरने की कोशिश कर रहे थे तो वो यहाँ पर सेव रहता है, आप उसको करना चाहें तो उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप न्यू फिलिंग स्टार्ट करेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो सिर्फ न्यू फिलिंग का आइकन यहाँ पर आएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल और कंटिन्यू कर देंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, फिलहाल ITR 1 हम भर रहे हैं, प्रोसीड विद ITR 1। इस बार जो भी आपका पे एंड अकाउंट ऑफिस है उनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम में आपके फॉर्म 16 डेवलप किए गए हैं। अगर आप उससे ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें आपको इन सब चीज़ों की छूट नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजिम में। इसको ओके कर देंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। रीज़न पूछता है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपके केस में या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अदर्स करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फिर से ओके करेंगे। देखिए इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये 5 पेजेस भरने होते हैं। इन 5 पेजों के भरने के बाद आपका जो ITR सबमिट हो जाता है। लेकिन इसमें से भी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से भर रहे हैं तो आपको हार्डली 2 मिनट लगते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आप ITR फाइल कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज खोलेंगे और इसके अंदर की सारी डिटेल को करेक्ट कर लेंगे। इस पेज के अंदर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जरूर सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जिस भी सेक्टर के आप हैं। उसके बाद ये 139(1) पर ही होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। तो इस बार आप देख लीजिए नीचे लिख दिया है न्यू टैक्स रिजीम के लिए नो करना है और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए यस करना है। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पोर्टल पे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते होंगे, तो आपको ये लाइन ज़रूर पढ़नी है। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाह रहे हैं यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाह रहे हैं। अगर आप ओल्ड में जाना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम लिखा है तो ओल्ड में जाना चाह रहे हैं तो यस करेंगे। यानी कि अगर आपको अपना अलाउंसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, होम लोन है, ATD की छूट चाहिए, मेडिकल वगैरह की छूट चाहिए, तो आप पुराने टैक्स रिजीम से भरेंगे। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू वाले से भर के देखिए और उसके बाद आप पुराने वाले से एक बार भर के देखिए। सबमिट नहीं करना है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आप उस टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना बैंक डिटेल ओपन करेंगे और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने इसको वैलिडेट ज़रूर होना है। वैलिडेटेड नहीं है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और एडिट बैंक अकाउंट करेंगे और फिर इसको वैलिडेट करेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ में आपने दे रखा होगा। और इसके बाद कोई अदर बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड भी कर देंगे। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे क्लिक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए कि इसी में आपका जो है पैसा रिफंड आएगा। कंटिन्यू कर देंगे। पहला पेज कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पेज कंप्लीट होते ही दूसरा ओपन हो जाएगा। इसमें आपने ग्रॉस टोटल इनकम अपनी डालनी है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्म 16 में दिखा रखा था कि मेरी ग्रॉस सैलरी यही थी, सब चीज़ों में यही थी, तो मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ। लेकिन आपकी अगर कुछ मिसमैच है तो जो मैंने प्रोसेस इससे पहले बताया वीडियो में वो आपने करने हैं। अभी आप देखेंगे नेट सैलरी ये है और डिफ़ॉल्ट 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो पहले से हमको मिलता है। नीचे आ जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको किस चीज़ पे छूट मिलेगी और किस चीज़ पे नहीं मिलेगी, उसके लिए ये वाला वीडियो है जिसका थंबनेल यहाँ पर आ रहा है। इस नंबर का वीडियो आप ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली पिक्चर में आ जाएगा कि क्या चीज़ न्यू टैक्स रिजीम में मिल सकती है और क्या नहीं मिल सकती है। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर सारी वीडियोस में दिया हुआ आता है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई मकान आपके पास है और आपने उसको किराए पे दे रखा है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने रेंट पे दे रखा है और आपको कुछ इनकम हो रही है तो आपने वो इनकम शो करनी है। जब इनकम आप शो करेंगे आप ये बताएंगे कि ये पैसा किसी थर्ड पर्सन जो आपका टेनेंट है उससे आपको मिला हुआ है। वो अपनी ITR में शो करेंगे कि उन्होंने इतना पैसा आपको एज अ रेंट दे दिया है। उनको उस पैसे पे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए होम लोन का जो टॉपिक है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना होम लोन लिया है और अपना मकान बना के वो रेंट पे दे रखा है। इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहूँगा। इसमें आपने वही सारी डिटेल डालनी है। इसके बाद बोरोड कैपिटल, ये सब आप अगर डिटेल वीडियो देखना चाह रहे हैं तो जो मेरा सेक्शन, जो मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम वाला वीडियो आएगा उसको देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमारा आ रहा है, कहाँ से किस सोर्स से आपको इसके अलावा जो इनकम आई है वो आपने डिटेल यहाँ पर डालनी है।
अगर आपकी डिटेल्स गलत हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे और एडिट करेंगे, एडिट करके वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भर देंगे। मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल पहले से आ रखी हैं। अगर नहीं आती हैं तो जो मैंने आपको एआईएस दिखाया था उस एआईएस में से आपने यहाँ पर वो डिटेल उठा के भरनी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है, आपको इंटीमेशन ऑर्डर आ सकता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मिसमैच हो रहा है। एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है कि इसमें कुछ एग्रीकल्चर इनकम वगैरह आती हैं जो 5,000 रुपये तक की होती है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। इसके बाद इनकम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.5 लाख रुपए तक का, यानी कि आपने लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी, कोई ऐसा शेयर्स, एफ&ओ की बात नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर्स आपने ऐसे ख़रीदे हैं जिसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा आपने रखा है और उसके बाद उसको बेचा है। उसको बेचने से आपको 1.5 लाख रुपए से कम की इनकम हुई है तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये नया एक ऑप्शन है, यहाँ पर उसको दिखाया जा सकता है। इसके अलावा अगर 1.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी आपने आज खरीदा और 6 महीने बाद बेच दिया, इनकम हो गई है, तो वो सब आप ITR 2 में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सब भरने के बाद कंफर्म करेंगे। सेकंड पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पेज में हमने टोटल डिडक्शंस डालनी है। मैं आपको बता दूं कि न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस ऑलमोस्ट 0 हैं। डिफेंस एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पर लागू होती है, ATCC D2, और ये भी जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं या पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, वो लोग जिनका NPS है, जिनका PPF नहीं होता है, जिनका फंड यानी पेंशन नहीं मिलती है, उनको एक NPS की तरह एक सुविधा दी जाती है, उन्हीं को सिर्फ ये यहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है। उसमें वो CCD2 में कौन सा अमाउंट डालेंगे, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यानी आप ऐसे समझिए कि जो लोग NPS लेते हैं उनके हर महीने उनकी तरफ से 10% उनकी सैलरी का काट लिया जाता है और 14% के लगभग गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके एक जगह उसको जमा किया जाता है, जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दिए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% का, सिर्फ वही अमाउंट आप इसके अंदर फिल करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो लोग पेंशनेबल जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये वाला कॉलम एप्लीकेबल नहीं है। अग्निपथ स्कीम में कुछ पैसा दिया है तो वो आप यहाँ पर एडिट करके भर लेंगे। ये सारे कॉलम 0 हैं। मैक्सिमम 90% लोगों के, ये 99% लोगों के ये 0 ही रहते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। पैरामिलिट्री वाले इसमें ज़रूर अपना आप डिटेल डाल देंगे। और इसके बाद एनी अदर डिडक्शन और टोटल डिडक्शन, नथिंग, देयर इज़, एवरीथिंग इज़ 0। आपको वो वीडियो देखनी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या कोई टैक्स एग्जम्पशंस अलाउड हैं न्यू टैक्स रिजिम में। मैं आपको बता दूं कि 5 या 6 ही जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं और वो उसके लिए भी डिफेंस एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स पेड वाला कॉलम भी हमारा ओपन हो गया है। अब देखिए, जो टैक्स मेरा पेड है वो 2-3 जगहों से हो सकता है। जो मैंने पे किया है, एक तो मेरा जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है उसने खुद ही काट लिया है। इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मेरी सैलरी है और ये 44,938 का टैक्स उन्होंने काट लिया है। ये टैक्स काटा है मेरे पेमेंट, यानी कि मेरी जो प्राइमरी सैलरी है उसमें ये टैक्स कटा हुआ है और मेरा AIS के साथ ये मैच हो रहा है। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये सही है। इसके बाद मैं ये शेड्यूल TDS 2 ओपन करता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ कि मेरा जो ये FD वाला 194A ये सेक्शन है, इसके अंडर जो मेरा FD का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ रखा है। तो इसके ऊपर भी मेरा टैक्स पहले से ही मेरे बैंक ने काट लिया है। तो बैंक ने मेरा 11,918 रुपया पहले से इसमें काट लिया है। अब दोनों मेरे जुड़ जाएंगे, 11,900 यहाँ का और 44,000 वहाँ का। तो ये दोनों जुड़ने के बाद मेरा जो टोटल टैक्स कलेक्टेड है, अगर TDS 3, TDS और भी TDS है तो आप इनको भी ओपन करके देखेंगे। अगर आपका कुछ मिसमैच है तो आप इसको ओपन करके और इसको एडिट करेंगे और सही टैक्स यहाँ पर भरेंगे जितना आपका कटा हुआ है। कई बार लोगों के साथ मिस्टेक ये होती है कि उनके सिर्फ एक जगह से कटा हुआ टैक्स यहाँ पर दिख रहा होता है, यानी सैलरी का। अदर इनकम का जो बैंक ने खुद काट लिया है वो सब दिखाई ही नहीं देता है। तो आपको इसको खोल के उसको एडिट भी करना है। कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। यथासंभव कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। टोटल टैक्स मेरा 56,856 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, लेकिन मेरी टैक्स की लाइबिलिटीज़ अभी भी 60,000 बन रही है। अब इससे आप ये समझिए कि मुझे अभी 4,000 रुपये, लगभग समथिंग 3,000 कुछ रुपये मुझे पे करने हैं, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब है मेरे ऊपर जो वो बोझ है, वजन है, वो 60,000 रुपये मुझे टैक्स पे करना था। अभी तक मैं सिर्फ 56 से ही पे कर पाया हूँ। अब डिपेंड करता है कि कोई ऐसी एग्जेम्पशंस, कोई ऐसी डिडक्शंस जो आपको लागू होती है वो इसमें आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। देखिए, केस टू केस मैटर करता है।
हर किसी का केस एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की सेविंग्स अलग है, सैलरी अलग है, डिडक्शंस अलग हैं, एग्जम्पशंस अलग हैं। तो आपको करना ये है कि अपना केस खुद ही डीपली स्टडी करना है। टाइम लीजिए, कम से कम 15-20 दिन का टाइम लीजिए, और इतने टाइम के बाद जब आप समझ जाएं अच्छे से कि अब आपने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है, तभी सबमिट कीजिए। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इस लास्ट पेज पे न्यू टैक्स रेजिम में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं, बस हमने सिर्फ इसमें चेक कर लेना है कि डिटेल्स हमारी सही आ रही हैं नहीं आ रही। यहाँ पर आप एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89, अगर आपका कोई एरियर आ रखा है प्रीवियस ईयर का और आपने फॉर्म 10E भर लिया है, तो उसमें आपको जितना रिलीफ मिलेगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको वहाँ से सपोज 10,000 रुपये का रिलीफ मिल रहा है, इन केस मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, अगर 10,000 रुपये का आ रहा है तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये अमाउंट डाल देंगे। लेकिन उससे पहले आपने फॉर्म 10E वहाँ पर क्लेम कर लिया होना चाहिए था, भर लिया होना चाहिए। फॉर्म 10E के लिए आप ये वाला वीडियो देखेंगे, इसमें पूरा डिटेल में समझा रखा है किस तरह से आपने फॉर्म 10E भरना है। ये थंबनेल चेक करेंगे, कह रहा है कि प्लीज़ इंश्योर सबमिट फॉर्म 10E, आपका भरा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप नीचे जाके इसको कंफर्म कर देंगे। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए डाला हुआ है, एक्चुअली ये मेरा नहीं था। अभी देखिए टैक्स लायबिलिटी मेरी 50,000 हो गई है 60 से, क्योंकि मैंने वहाँ पर 10E का रिलीफ डाल दिया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 6,830 रुपये, अब मुझे रिफंड मिल रहा है। लेकिन अगर वो जो फॉर्म 10E वाला मैंने जो बेनिफिट डाला है ये मैं नहीं डालता हूँ, यहाँ पर मैं 0 डाल रहा हूँ, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो अब देखते हैं क्या होता है। कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। अब मुझे यहाँ पर दिखा रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 3,170 रुपये, यानी कि मैंने और 3,170 रुपये का पेमेंट करना है। अब देखिए कहानी ये है कि कई सारे लोग फॉर्म 16 भेजते हैं, कहते हैं कि सर आप हमारा टैक्स कैलकुलेट करके बता दीजिए। देखिए सिर्फ फॉर्म 16 को देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि आपका कितना टैक्स रिफ़ंड होगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपके पास होती हैं। अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट आपसे ये सारी डिटेल्स मांग रहा है तो आप उसको प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो बहुत अच्छे से आपका कैलकुलेशन कर सके, कोई भी मिस्टेक्स ना रहे। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेन नंबर और आपका पासवर्ड बता दो, तो सिर्फ उतने से वो ITR भर देगा। इसका मतलब वो सब कुछ फर्जी करने वाला है, या फिर वो वही करने वाला है जो आपके फॉर्म 16 में लिखा हुआ है या AIS में लिखा हुआ है। लेकिन जितना AIS में लिखा है सिर्फ उतना ही डिटेल अगर आप डालेंगे तो आपको कभी भी रिफ़ंड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जितना पैसा आपका TDS कटना था उतना ही सरकार ने काटा हुआ है। अब आपको TDS वापस लेना है तो आपको अपनी वो एग्जम्पशंस, वो डिडक्शंस दिखानी पड़ेंगी जो फॉर्म 16 में छूट गई हैं, AIS में छूट गई हैं। इसी के लिए मैं आपको 12 महीने की सैलरी का डिटेल बनाने के लिए इंसिस्ट करता हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके को कितनी सैलरी मिली है और टैक्स आपका कितना कटना था और कितना कटा हुआ है। ये सब आप अगर खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और ये साल दर साल आपके काम आएगी नेक्स्ट ईयर आपका। हाँ, एक यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये सैलरी मैंने 1 मार्च 2028 से 1 मार्च से और 28 फरवरी तक इसलिए ले रखी है क्योंकि मेरे फॉर्म 16 में ये मार्च से स्टार्ट हुआ है। और ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मुझे कैसे पता चला। ये मार्च के महीने में इसने असेसमेंट स्टार्ट कर दिया था। मार्च के महीने में 75,000 रुपये पे मेरा पहला इन्होंने जो है टैक्स काट लिया था। अगर यहाँ पर 0 होता, अगर ये मेरा कुछ बहुत बड़ा अमाउंट होता तो मैं अप्रैल की सैलरी देखता। अप्रैल में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि शुरुआत जहाँ से हो रही है वहाँ से आपका जो है फिनेंशियल ईयर कंसीडर किया गया है। कुछ लोगों का मार्च टू फरवरी होता है, कुछ लोगों का अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आपका सब कुछ सही है और आपको पेमेंट करना है तो अगले स्टेप्स में आपको पे नाउ बोलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए UPI या QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। और इससे आगे का प्रोसेस मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। पे लेटर भी किया जा सकता है, अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसको स्किप करके और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन पूछी जाती है, इस बॉक्स में चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्लेस मेंशन कर देना है जिस जगह से आप ITR फाइल कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन TRN वगैरह में आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। देखिए अगर किसी भी स्टेप पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर आपने कोई एक जो फिलिंग का जो ऑप्शन था वो छोड़ रखा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो छूट रही है। यहाँ पर जैसे ही आप वैलिडेट करने के लिए डालेंगे तो कुछ एरर यहाँ पर दिखाएगा ज़रूर। कई लोगों का अगर कुछ भी एरर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी एरर आपको दिखा रहा है आपने उस एरर के ऊपर क्लिक करना है, पहले उसे पढ़ना है। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेज
और उसके बाद डिडक्शन ये सब छूट गया है। इनको या तो भरना था या जीरो करना था, इसलिए आप वापस उस जगह पे जाके उसको करेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसने रीडायरेक्ट किया है। ये कॉलम बी और सी जो है इस पर ये अमाउंट भरने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, मुझे परक्यूज मिलता नहीं है, तो ऑलरेडी उस पर जीरो भरा हुआ है। जीरो भरा हुआ भी तब भी एरर दे रहा है। ऐसा कई बार होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो हमारी वेबसाइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से। कोई बात नहीं, आप अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेज, यहाँ इसका भी एरर दे रहा था। अगर कोई एग्जाम्प्ट अलाउंस नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे। इस तरह से 2-3 इसमें कॉलम हैं जो कोई एग्जाम्प्ट अलाउंस हमारी नहीं है। ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम से हम जब इसके बाद भरने का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत बेहतरी से समझाऊंगा। ये सब करने के बाद आप नीचे आके इसको सेव कर देंगे। अब आपको वापस उस पेज पे पहुंचना है जहां तक आपने ITR फाइल किया हुआ था, तो कंफर्म करेंगे। देखिए उनमें से जो दो एरर थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब ये वाले एरर से मुझे क्लिक करने हैं, तो इसमें क्लिक करूंगा जी। वो कह रहा है कि इस कॉलम 4 को आपने फिल करना था, ये कॉलम 4 हमने फिल नहीं किया हुआ है। तो इसमें ईयर पूछ रहा है किस ईयर का ये टैक्स आपका जो है ये काटा गया है, तो यहाँ पर मैंने ईयर डाल के सेव कर दिया है। देखिए जब मेरे सारे के सारे एरर कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का लिखा हुआ आ जाएगा और आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई देगा। नहीं, पूरा फॉर्म चेक करना है, उसके बाद आपने प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर देना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल और प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ई-वेरीफाई करना है अभी या बाद में, तो आप ई-वेरीफाई नाउ पे टिक करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो है OTP आ जाता है आधार OTP के लिए, या बैंक अकाउंट से आपने प्री वैलिडेट कर रखा है। ऑप्शन पूछेगा कि आप OTP आधार के थ्रू करना चाह रहे हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर से करना चाह रहे हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो एक और तरीका होता है कि EVC आप पहले ATM में जाके जनरेट कर लें और उसके बाद आप यहाँ से उसको क्लिक करके वो वाला EVC आके घर 24 घंटे के अंदर वैलिड होता है, उस पर डाल दें। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल आधार वाला, ये सबसे इजी प्रोसेस होता है और सभी लोग मैक्सिमम ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो OTP आएगा वो OTP आप उसमें सबमिट कर देंगे और सबमिट करते ही आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था कंप्लीट न्यू टैक्स रजीम। इसमें बहुत कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। लेकिन डिफेंस एम्प्लॉय जिनके अलाउंसेज एग्जम्पशंस कुछ डिफरेंट होती हैं, उनके लिए कई केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम भी बेनिफिट करता है। तो इसके लिए आप एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से भी अपना ITR फाइल करके ज़रूर देखिए। अगर आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है तो उससे आप गो अहेड कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी रिजीम। आप ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, अभी ऐसी सुविधा मौजूद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। एटलीस्ट आपकी तरह वो लोग भी अपना ITR खुद से फाइल कर सकें। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद।